हेलो दोस्तों, मैं विकास सोनी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नई वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे आईसीटी एसएसए टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आईसीटी का पोर्शन था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद आपको एक तो इसके लेवल के बारे में पता लगेगा और साथ में इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ बनती है इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहते हैं। कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज, बुकमार्क। तो आप लगभग सभी को पता होगा कि जो एक वेबसाइट होती है उसका जो फ्रंट का जो पहला पेज होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका जो पहला पेज जो खुलता है उस पेज को हम बोलते हैं होम पेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होम पेज। होम पेज एक ऐसे वेब पेज को कहा जाता है जो किसी वेबसाइट का सबसे शुरुआती या सामने का पेज होता है। यह वेबसाइट की शुरुआत को दर्शाता है और यूज़र द्वारा किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालने पर दिखने वाला यह पहला पेज होता है। इसे वेबसाइट का मेन पेज यानी कि मुख्य पृष्ठ भी कहा जाता है। यह पहला वेब पेज होता है जिसे बहुत से यूज़र वेबसाइट पर आने के बाद देखते हैं। होम पेज पर यूज़र के लिए काफ़ी सारी जानकारियाँ होती है, लिंक, फ़ोटो आदि दी होती है। वेबसाइट के होम पेज से यूज़र वेबसाइट को अन्य पेज तक जाने के लिए लिंक मिलती है और यूज़र साइट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था होम पेज के बारे में। वेबसाइट का जो प्रथम पेज था वो था होम पेज। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में आप किस कमांड का प्रयोग करना चाहोगे यदि आपको विषय वस्तु में परिवर्तन लाए बिना विभिन्न आकृतियों के रंगों में परिवर्तन करना है? जो पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जब आप काम करते हैं, उसमें आप जब कोई कंटेंट तैयार करते हैं, आपकी कोई विषय वस्तु होती है, उसमें आप अगर रंगों में परिवर्तन लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कलर, फॉन्ट कलर, डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम। तो इसमें जो कमांड यूज़ की जाएगी, वो कमांड यूज़ की जाती है वो होता है कलर स्कीम। रंग में रंग स्कीम या रंग योजना बोल सकते हो। तो इसमें मुख्यतः 8 रंग जो है दिए होते हैं। नेक्स्ट है, विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। अलग अलग लोगों को एक जैसा पत्र भेजने के लिए क्या उपयुक्त है? जब आप किसी को मेल करते हैं, आपको एक ही मेल बहुत सारे लोगों को करनी होती है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए जो कमांड यूज़ की जाती है उस कमांड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मैक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही और करेक्ट आंसर है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक मेल अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास एक ही बार में भेज सकते हैं। और जो ये सुविधा होती है जिसके ज़रिए विभिन्न प्रकार के पत्रों, इनवाइटेशन कार्ड, पर्सनल लेटर, ऑफिस लेटर इत्यादि को कम समय में अनेक यूजर्स को सेंड किया जाता है। मेल मर्ज फीचर्स उस स्थिति में सहायक होता है जब यूजर को किसी एक पत्र, लेटर या इन्फॉर्मेशन को सैकड़ों या हजार लोगों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है मैक्रोज। मैक्रोज जो कि इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया था, प्रथम ऑप्शन था मैक्रोज। मैक्रोज होता क्या है? मैक्रोज एक प्रकार का रिकॉर्डिंग टूल होता है, यानी कि इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे कि कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, अपना टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं, कुछ भी जो भी हम कमांड कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो सारा डाटा इसके अंदर जो है रिकॉर्ड होता है अगर हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने आप उस किए गए एक्शन को दोबारा से रिपीट करता है इस ऑप्शन के करने के बाद। और यही मुख्यतः इसका मैक्रोज का इसी का यही यूज होता है कि हम किसी भी एक्शन को रिपीट कर सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। पहले ये रिकॉर्ड कर लेता है उस सारे काम को जो हम करते हैं, फिर हमारे बिना किए ये काम करके उसके अंदर दिखाता है प्रोग्राम के अंदर। तो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग टूल है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को रिकॉर्ड कर लेता है और रन करवाए जाने पर उसी क्रम को उन्हें दोहरा देता है, जिससे कि वही कार्य बहुत ही कम समय और श्रम के पूरा हो जाता है। यह हमारे द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले टास्क को ऑटोमेटिकली करने में मदद
करता है, तो इसे बोलते हैं मैक्रोज। नेक्स्ट है जो कि ऑप्शन में दिया गया था टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट एक प्रकार की ऐसी फाइल होती है, इसको हम फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, जो कि पहले से प्रिपेयर होता है, पहले से तैयार होता है। जैसे आप कोई कार्ड वगैरह छपवाते हो या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हो कहीं बाहर बाहर जाकर, तो उनके पास पहले से एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट को वो एडिट करते हैं, आपका नाम और एड्रेस जो आपको लिखवाना उसके अंदर वो इंक्लूड कर देते हैं, बाकी फॉर्मेट उनके पास पहले से जो है मौजूद रहता है। उस फॉर्मेट को ही हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। एक ऐसी फाइल होती है जो कि सर्व करती है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर किसी एक नई डॉक्यूमेंट के लिए जब आप एक टेम्पलेट को खोलते हैं तब ये किसी ना किसी प्री फॉर्मेटेड स्थिति में मौजूद होती है। उदाहरण के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि फॉर्मेटेड होता है और एक बिजनेस लेटर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स के नाम दिए गए हैं जिनके ऊपर आप वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं। तो गूगल के बारे में तो सभी को पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है। इसके अलावा और भी सर्च इंजन है जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बिंग है और याहू है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आउटलुक। ये किसी भी प्रकार का कोई सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आउटलुक, यानी कि ये सर्च इंजन नहीं है। तो आइए अब इन सर्च इंजन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो गूगल है, गूगल जो सर्च इंजन है, इसका जो आविष्कार किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके बारे में डेट पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना या आविष्कार कब किया गया। आविष्कार किसने किया? सर्जरी ब्रेन और लैरी पेज ने जो है इसका आविष्कार किया था। गूगल के अन्य प्रोडक्ट्स है जो कि गूगल के द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे कि यूट्यूब जो कि आप यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट, गूगल कीप, गूगल डॉक्स और जीमेल और जी सूट, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गूगल ने तैयार करके हैं। गूगल का आविष्कार जो कैलिफोर्निया में हुआ था, अमेरिका में। गूगल की पेरेंट कंपनी जो है उसका नाम है अल्फ़ाबेट। भारत में जो गूगल के शेयर होल्डर है वह सुंदर पिचई, जो कि गूगल के सीईओ भी है शायद। फिर है याहू। याहू क्या है? यह भी एक सर्च इंजन है, और जो याहू है, yahoo.com की स्थापना अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे 2 छात्रों डेविड फिलो और जेरी यांग ने 1996 में की थी। यह वेबसाइट जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में इसका नाम याहू नहीं था, स्टार्टिंग में इसका नाम था जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ये जानी जाती थी। लेकिन फिर उसे एक नया नाम मिला जिसे बोला गया येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल, जो कि याहू की फुल फॉर्म भी है, जिसका संक्षिप्त रूप बनता है याहू। जेरी और डेविड ने इसकी शुरुआत इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत रुचियों के लिंक को एक गाइड के रूप में की थी, लेकिन फिर वह बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने इसे श्रेणीबद्ध करना शुरू कर दिया। जब वह भी बहुत लंबी हो गई तो उसकी उप श्रेणियाँ बनाई। कुछ ही समय में उनके विश्वविद्यालय के बाहर भी लोग इस वेबसाइट का प्रयोग करने लगे और अप्रैल 1995 में शाकोया कैपिटल कंपनी की माली मदद से याहू को एक कंपनी के रूप में शुरू किया गया। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और यूरोप, एशिया, लातिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में इसके कार्यालय है। फिर है बिंग। ये भी एक बिंग भी एक सर्च इंजन है और इसका प्रयोग भी जो है किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए किया जाता है। और बिंग की स्थापना का श्रेय जाता है माइक्रोसॉफ्ट को, जो कि बिंग को लेकर आया था माइक्रोसॉफ्ट। पहले यह लाइव सर्च नाम से मौजूद हुआ करता था, पहले इसका नाम बिंग नहीं था, लाइव सर्च था, जिसे नया नाम रूप देकर बिंग नाम कर दिया गया। इसका उपयोग अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट पृष्ठों, इंटरनेट के जो पेजेज होते हैं या सामग्री को ढूंढने के लिए किया जाता है। बिंग का सैन डिएगो के ऑल थिंग्स डिजिटल सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ स्टीव बाल्मर थे द्वारा 28 मई 2009 को अनावरण किया गया था और 2 जून 2009 को सार्वजनिक पूर्व दर्शन के साथ बिंग का 3 जून 2009 से पूरी तरह ऑनलाइन संचालन प्रारंभ हो गया था। यानी कि इसने कार्य करना शुरू कर दिया था 3 जून 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक्सेल में B3 से E8 तक सीमा दर्शाता है? विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम B3 थ्रू E8? तो एक्सेल जो होता है, MS एक्सेल जो होता है, उसके अंदर जो हम काम करते हैं, जो स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट के अंदर जो
जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल के लिए कुछ नाम डिनोट होते हैं उसके उसके ऊपर ही, सेपरेट शीट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, यहाँ पे एक सेपरेट शीट का हिस्सा दिखाया गया है और इसके ऊपर देखिए कैपिटल लेटर्स लिख रखे हैं ABCDEF, ठीक है। और नीचे साइड में नंबर लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके हिसाब से ही जो है इन सेल्स का जो है नाम बताया जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि पहले वाली जो सेल आपको दिखाई दे रही है ए के नीचे, तो ये होगी A1, A1 के बिल्कुल नीचे होगी A2, उसके बाद A3। उसी प्रकार से बी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगी B1 B2 B3। इसी प्रकार से सी वाले सेक्शन में C1 C2 C3। तो अब देखो इन सेल्स को इकट्ठा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक सेल या एक से ज़्यादा सेल के समूह को सेल रेंज बोलते हैं, इनको सेल रेंज बोलते हैं। मान लीजिए आपका डाटा 10 सेल में है और उस पर आपको कोई ऑपरेशन करना है, तो आप सीधा एक रेंज पे काम करते हैं ताकि सभी सेल का नाम अलग अलग ना डालना पड़े। और सेल रेंज देते ही एक्सेल समझ जाता है कि किन सेल्स की बात हो रही है। जैसे कि ऊपर वाले टेबल में सेल का रेंज सिमेट्रिक है तो इसका नोटेशन होगा, तो उस नोटेशन के बारे में ही पूछा गया था। वहाँ पे दिखाया गया था क्वेश्चन के अंदर कि B3 से E8 के बीच में जो होगा उसको दर्शाने के लिए, सेल रेंज को दर्शाने के लिए हम किस नोटेशन का यूज करेंगे। तो नोटेशन इसमें जो यूज किया जाता है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, रेशो का यूज करते हैं दोनों नंबर्स के बीच में। तो जैसे कि B3 और 5 8 है, तो इन नंबर्स के बीच में हमने किसका यूज किया, एक्सेल के अंदर किसका यूज किया जाता है, रेशो का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा B3 रेशो E8। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कुछ दिखाए गए हैं नोटेशंस, जो कि ऐसे जो है इनको डिनोट किया जा सकता है। तो मुख्यतः इनके बीच में जो यूज किया जा रहा है वो यूज किया जाता है रेशो का। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष प्रभाव को कहा जाता है। अब आपकी जो कोई प्रेजेंटेशन होती है, आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उसके अंदर स्लाइड्स होती है। उन स्लाइड्स को पेश करने के लिए, जैसे कि पहले आपने स्लाइड तैयार की है, उसके बाद आप सेकंड स्लाइड तैयार करते हैं, फिर थर्ड स्लाइड तैयार करते हैं। तो वो स्लाइड्स के बाद स्लाइड जो है आती है, और आप कभी भी कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या आपने कभी देखा हो किसी को प्रेजेंटेशन देते हुए ऑनलाइन या फिर कहीं भी आपने देखा हो, तो उसमें क्या होता है, स्लाइड एक स्लाइड होती है, उसके बाद जैसे ही वो क्लिक किया जाता है तो सेकंड स्लाइड जब खोलनी होती है तो सेकंड स्लाइड को खोला जाता है, नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे नेक्स्ट मैटर जो है आ जाता है, फिर थर्ड स्लाइड पे नेक्स्ट मैटर आ जाता है। किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन वो हो सकती है, और मुख्यतः इसका यूज़ हम कर सकते हैं पावर पॉइंट वगैरह में। तो जो हम ये स्लाइड्स बनाते हैं, इन स्लाइड्स के बाद दूसरी स्लाइड जो खुलती है उसके बीच में कुछ इफेक्ट्स डाले जाते हैं ताकि वो स्लाइड जब खुलेगी तो वो किस हिसाब से खुलेगी, उसके अंदर क्या डिज़ाइन होगा। तो अलग अलग डिज़ाइन वो होते हैं, तो इसी के बारे में पूछा गया है कि वो जो डिज़ाइन आते हैं ना, वो डिज़ाइन किस कमांड की वजह से आते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांजिशन, इफेक्टो, कस्टम एनिमेशन, एनोटेशन। तो अब जब दो स्लाइडों के बीच में जो इफेक्ट डाला जाता है, जब दूसरी स्लाइड खोलती है उसमें जो अंतर आता है खुलते समय, वो एक अलग स्टाइल से, एक अलग डिज़ाइन से वो खोलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रांजिशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन गति के प्रभाव या मोशन इफेक्ट होते हैं, यानी कि एक गति दिखाते हैं कि धीमी गति से खुलेगी, एकदम से खुल जाएगी स्लाइड, जो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का स्लाइड शो व्यू में होता है। आप ट्रांजिशन की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रांजिशन खोलने के लिए आप ध्वनि भी जोड़ सकते हैं कि जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं उसकी एक साउंड जो है निकलती है उसके अंदर से, ऐसा भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई साउंड भी उसमें आप लगा सकते हैं। ट्रांजिशन प्रभाव के गुणों को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट एक्स ई एक्स ई। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, किसके लिए यूज होता है कंप्यूटर के अंदर ये। तो एक्सप्रेस फाइल के लिए, या एग्जीक्यूटेबल्स फाइल के लिए, या एग्जामिनेशन फाइल के लिए, या एक्सटेंशनल फाइल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है डॉट ई एक्स ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, निष्पादन योग्य फाइल भी बोलते हैं हिंदी में। तो एक कंप्यूटर फाइल है ये, जिसमें निर्देशों का एक एनकोडेड अनुक्रम होता है जिसे सिस्टम सीधे निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब उपयोगकर्ता फाइल आइकन पर क्लिक करता है तो निष्पादन योग्य फाइल में आमतौर पर exe फाइल एक्सटेंशन होता है, लेकिन सैकड़ों अन्य निष्पादन योग्य फाइल स्वरूप होते हैं।
तो EXE का फुल फॉर्म या आप बोल सकते हैं EXE का अभिप्राय क्या है या मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो फंक्शनल की, कौन सी शॉर्टकट फंक्शनल की का यूज कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए। कोई चीज़ आपको ढूंढनी है किसी फाइल के अंदर, या फिर कुछ रिप्लेस करना है, या फिर आपको वहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आप किस फंक्शनल की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है F5, F6, F9, F12। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है F5। F5 फंक्शनल की का यूज़ करके आप किसी भी जो भी आप वहाँ पे भरोगे, जैसे डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर सर्च करोगे, तो F5 जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप जैसे ही कोई भी वर्ड भरोगे, कोई भी लेटर भरोगे, तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल कीज़ है, शॉर्टकट कीज़ है, जिनका यूज़ करते हुए हम जो है ये कमांड्स हम कंप्यूटर में दे सकते हैं। तो सबसे पहले है फंक्शनल की में F1 किस लिए होता है, ऑनलाइन जो हेल्प और ऑफिस असिस्टेंट की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम F1 फंक्शनल की का यूज़ कर सकते हैं। F2 प्रेस करने से क्या होगा, टेक्स्ट को, जो हमारा लिखा गया टेक्स्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कोई ग्राफिक्स है उसको हम वहाँ से मूव कर सकते हैं F2 से। F3 से क्या होगा, ऑटो टेक्स्ट एंट्री होगी, आफ्टर वर्ड डिस्प्ले द एंट्री। नेक्स्ट F4 रिपीट करेगा लास्ट एक्शन को, रीडो बोल सकते हैं उसको। फिर F5 टू चूज द गो टू कमांड एडिट मेन्यू। ठीक है, ये F5 वही है जो ऊपर पूछा गया था। तो गो टू कमांड के लिए हम एडिट मेन्यू में जाकर F5 का यूज़ कर सकते हैं। F5 फंक्शनल कीज जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं वहाँ पे दिए होते हैं, ऊपर वाले जो सबसे ऊपर होते हैं, जो लेटर्स कीज होते हैं उन सबके ऊपर जो दिए होते हैं वो होते हैं फंक्शनल कीज। फिर है F6 टू गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए F6 का यूज़ कर सकते हैं। F7 टू लॉन्च द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसके लिए F7 का यूज़ किया जा सकता है। आप इन फंक्शनल कीज़ को कहीं नोट कर सकते हैं, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में, जहाँ भी ICT या कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है F8 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं F8 को। F9 टू अपडेट सेलेक्टेड फील्ड्स, किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए उसको F9 का यूज़ किया जाता है। F10 टू एक्टिवेट द मेन्यू बार को खोलने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ किया जाता है। F11 टू गो द नेक्स्ट फील्ड। F12 टू चूज सेव एज कमांड करने के लिए F12 फंक्शनल की का यूज़ किया जाता है। फिर है कंट्रोल की में क्या होता है, कंट्रोल या फिर CTRL की बोल सकते हैं इनको। तो यहाँ पे जो CTRL का जो आपका की होता है उसको यूज़ करते हुए, उसके प्लस में आप किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी ना की का यूज़ करते हुए आप जो है इन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे, और अगर आप इसके नोट्स बना ले तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इनको देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के जो है आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये सारे कीज़ जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ की जाती है। फिर है कंट्रोल प्लस फंक्शन की है, फिर है कॉमन शॉर्ट कट प्लस कीज़ है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप वीडियो को रोक कर इन सारे कीज़ को लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट से कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कोई भी डाटा जो है हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। तो कोई भी आप सॉन्ग करते हो, वीडियो करते हो या फिर इमेज डाउनलोड करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हो, डाउनलोडिंग बोलते हो। और जैसे ही आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं, अपलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका ये ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कोई भी जैसे कि आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नोट या फिर कोई भी ऐसा
सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उसे ही क्या बोलते हो, वर्ड प्रोसेसिंग आप बोल सकते हो। जिसमें आप कोई भी आप डाटा, कोई भी चीज़ आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग इसको हम बोलते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जो है यूज़ किए जाते हैं, नोन एज वर्ड प्रोसेसर इज नीडेड। वन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, बट अदर वर्ड्स प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आर आल्सो वाइडली यूज्ड। इसके अलावा भी बहुत से एप्लीकेशंस है जिसका यूज़ करके हम जो है ये सब डाटा वगैरह तैयार कर सकते हैं। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया था JPEG। ठीक है, आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप किए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह मांग ली जाती है कि आपको JPEG में ही अपलोड करनी है। तो इस JPEG का मतलब क्या होता है? JPEG इज अ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर कंप्रेसिंग पिक्चर्स। यानी कि आपकी कोई बड़ी पिक्चर है आपके पास में, तो उसको कंप्रेस करने के लिए, उसके साइज़ को कम करने के लिए, उसकी क्वालिटी ठीक रहे और उसका साइज़ भी कम हो जाए, तो इसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इमेज को JPEG में। सो दे कैन बी स्टोर्ड और सेंड बाय ईमेल मोर इजीली। क्योंकि ताकि इनको आसानी से, अब जितनी छोटी फाइल आपकी होगी उतनी आसानी से आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर पाओगे ईमेल के ज़रिए, या फिर किसी भी तरीके से आप अगर उस फाइल को कहीं पर भी आप पोस्ट कर रहे हो, कहीं पर भी आप अपलोड कर रहे हो, या कहीं पर भी आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। JPEG इज़ एन एब्रीवेशन फॉर। JPEG की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो JPEG की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक कार्य नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कंप्यूटर के जो बेसिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? इनपुट करना फंक्शंस को, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और डाटा स्टोरेज का काम भी करता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया डेटा को स्टोर करना। डेटा को स्टोर करने का काम करता है कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। इनपुट स्वीकार करता है। इनपुट स्वीकार क्या होता है? जब आप कोई भी कमांड देते हो कंप्यूटर को किसी भी चीज़ के जरिए, जैसे कि आप माउस के द्वारा दे रहे हो, कीबोर्ड के द्वारा दे रहे हो, या माइक के द्वारा दे रहे हो, तो वो सारी कमांड जब जाएगी कंप्यूटर के अंदर तो उसे बोलते हैं इनपुट। ठीक है। डेटा प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेस करता है कंप्यूटर, जैसे हम कमांड देते हैं तो वो प्रोसेस करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ये बेसिक कार्य जो है कंप्यूटर करता है। लेकिन जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट को कॉपी करना ये इसका बेसिक कार्य नहीं है। तो इसलिए आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी करना ये जो है इसका बेसिक कार्य नहीं है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, इनपुट फंक्शन प्रोसेसिंग द डाटा, आउटपुट फंक्शन और डाटा स्टोरेज। तो ये कुछ फंक्शन है कंप्यूटर के बेसिक। ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि आप इनपुट के लिए किस किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, कैमरे का, सेंसर का, ये सारे यूज़ होते हैं इनपुट फंक्शन के लिए। आउटपुट क्या होता है? जो आपको बाहर मतलब कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट दिखाता है, जैसे कि इसके लिए आप आउटपुट के लिए कंप्यूटर क्या क्या यूज़ करता है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। आउटपुट जो आपको मिलता है, हेडफोन हो गया, स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया और प्लॉटर हो गया, ये सब होते हैं आउटपुट फंक्शंस। फिर है, एक क्वेश्चन आया था कि लाइट पेन और जॉयस्टिक होते क्या है। ठीक है, जॉयस्टिक जैसे वीडियो गेमिंग वगैरह आपने अगर खेली हो कंप्यूटर या फिर कहीं भी, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है। लाइट पेन क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी, जैसे कि टच स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में पूछा गया कि दोनों ही क्या है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन के द्वारा हम इनपुट करते हैं डाटा को, जॉयस्टिक के द्वारा हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। हम गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके अंदर हम कमांड देते हैं, तो वो भी क्या हो गई कि इनपुट डिवाइस हो गई। तो लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इनपुट डिवाइस दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो जो जॉयस्टिक है और जो लाइट पेन है। ठीक है। तो इनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस है जो आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है OCR और MICR। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन में दे सकते हैं MICR और OCR। ठीक है। USB, ब्लूटूथ, वेबकैम, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, ये सारी जो है क्या है? इनपुट डिवाइसेस है।
नेक्स्ट निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है MS एक्सेल, बेसिक, कोबोल और C++। आप सभी को पता है कि जो MS एक्सेल है ना, एक सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। बाकी सारे क्या बच गई? लैंग्वेजेस बच गई। तो बेसिक भी एक लैंग्वेज है, कोबोल भी एक लैंग्वेज है और C++ भी एक लैंग्वेजेस है। तो अब देखिए लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिक लैंग्वेज है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसको एब्रीवेट किया गया है, जिसका मतलब क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसको BASIC एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे 1960 के दशक में के माध्यम विकसित किया गया था। तो कब तैयार की गई थी? 1960 में तैयार की गई थी, ताकि छात्रों को सरल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का एक तरीका प्रदान किया जा सके। तब से कंप्यूटर लैंग्वेज एक अधिक मजबूत और पावरफुल लैंग्वेज के रूप में विकसित हुई है, और इसका उपयोग आज के कंप्यूटर सिस्टम के लिए एडवांस प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। तो बेसिक एक क्या है? लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। फिर है सेकंड जो लैंग्वेज दी गई है वो है कोबोल। कोबोल क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको बोलते हैं, और जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इट वाज द फर्स्ट पॉपुलर लैंग्वेज डिजाइंस टू बी ऑपरेटिंग सिस्टम agnostic and it is still in use in a many financial और business application today। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं, जो बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे उनके एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर इस लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है C++ is a cross platform language that can be used to create high performance application। तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए जो है C++ का यूज़ किया जाता है, इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। C++ was developed by Bastian Strostrup as an extension to the C language। C++ give programmers a high level of control over system resources एंड मेमोरी। तो इसे बोलते हैं C++ लैंग्वेज। एक प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस इसमें यूज़ की जाती है। तो मुख्यतः इसको जो डेवलप किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था, इसको विकसित किया गया था किसके द्वारा? बजारेन स्टोरस्टॉप्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये देख लेना, तीनों क्या है? ये लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। व्हाट WW मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये एब्रीवेशन है WWW, ठीक है। जब आप यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आप क्या लगाते हैं? WWW, WWW। तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और इससे रिलेटेड आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसलिए क्या कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।